नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर। आज हम 9वीं कक्षा की पहली इकाई का चौथा पद्य पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है किताबें। इसकी विधा है नई कविता और इसके रचनाकार है गुलजार। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि किसी भी पाठ, कविता, पूरक पठन, इनका अगर हमें सही ढंग से आकलन करना है तो पूरी तरह से वीडियो को देखना है। कोई पाठ या कविता अगर हम पुस्तक में देखें तो आकार में छोटे लगते हैं, 1 या 2 पन्नों का वो होता है, लेकिन उसमें ज्ञान का भंडार होता है। तो ये सब कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए कभी वीडियो अगर थोड़ी बड़ी भी बन जाती है तो वो आपको देखनी चाहिए। कम समय में बहुत ज़्यादा बातें लपेटना और विद्यार्थियों के सामने रखना ये अच्छी बात नहीं है। जो ज्ञान पिपासु विद्यार्थी होते हैं वो पूरी तरह से उस कविता का या पाठ का आकलन करते हैं सही ढंग से, और एक अच्छे से ईयरफोन का अवश्य प्रयोग करना। कवि का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला और स्वतंत्रता पूर्व भारत का पंजाब का जो हिस्सा था वहां पर हुआ। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। बहुत सारी फिल्मों के लिए इन्होंने पटकथा लिखी है और एक नाटककार के रूप में भी वो काफी विख्यात है। इनकी प्रमुख कृतियां चौरस रात, जो कि लघु कथाएं हैं, रावी पार कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह है, खराशे, ये कविता कहानी का कोलाज है। अब हम पद्य संबंधी जानेंगे। नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। संवेदना यानी समवेदना, परिवेश यानी वातावरण, वैविध्य अर्थात विविधता, तो हमारे मन में उठने वाले विविध प्रकार के विचार और संवेदनाएं वातावरण के साथ जोड़ना और विविधताओं के साथ उसे प्रकट करना, ऐसी ये नई काव्य धारा है जिसे नई कविता कहते हैं। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आज के इस विज्ञान युग में, साइबर युग में, पुस्तकों का नाता मनुष्य से काफी हद तक टूट चुका है और पुस्तकों के प्रति मनुष्य की अरुचि पैदा हो गई है। एक जमाना था जब पुस्तकों का और मनुष्य का मछली और पानी जैसा संबंध था, गाढ़ा रिश्ता था। इससे कवि दुखी है और किताबों का मानवीकरण करते हुए किताबों का दर्द क्या है ये भी उन्होंने इस कविता में सुंदर ढंग से वर्णित किया है। तो कविता का शीर्षक है किताबें। आइए कविता शुरू करते हैं। एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है उनका अर्थ स्पष्टीकरण देते समय मैं आपको बताया करूंगा। आप उसे लिख भी सकते हैं और ध्यान में भी रख सकते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। मान लीजिए बच्चों कि किताबों की अलमारी के सामने लेखक बैठे हैं, कवि बैठे हैं और वहां पर विविध प्रकार की किताबों से भरी हुई जो अलमारी है, शीशे की, कांच की, तो उस पारदर्शक कांच से किताबें मानो झांक रही है बाहर। जैसे कोई जरूरतमंद इंसान किसी इंसान की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है, हसरत से देखता है, उसी प्रकार यहाँ पर बंद अलमारी से किताबें जो है बड़ी आशा भरी नजरों से कवि की ओर देख रही है, तक रही है। हसरत यानी आशा या उम्मीद। वो शायद कहना चाहती है कि अब हमारी महीनों तक मुलाकात नहीं होती है, बात नहीं होती है। महीने गुजर जाते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं करता कि अलमारी के पास जाता है और अलमारी खोलकर कोई किताब उठाता है। ऐसा तो आजकल होता ही नहीं है। नहीं तो कवि क्या और अन्य मनुष्य क्या, एक जमाना ऐसा था कि वो किताबों के बिना अधूरा था। किताबों के प्रति उसके मन में बेपनाह प्यार था, लगाव था। दोपहर से शाम कब हो जाती थी और शाम से रात कब हो जाती थी, किताब पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलता था। अब तो ये समय आ गया है कि महीनों तक
कवि में और पुस्तक में कोई मुलाकात नहीं होती, कभी उसे पढ़ता नहीं है, पूरी शाम जिसके साथ गुजर जाया करते थे, यानी किताबों के सोहबत में कटा करते थे। अब क्या हो गया है? आगे कवि कहते हैं अब अक्सर यानी अब हमेशा गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। इस कंप्यूटर युग में मानो इंसान के लिए कंप्यूटर ही सब कुछ हो गया है। उसी के सामने बैठता है, किताबों को पढ़ता है, जिसे हम कहते हैं ना ई बुक्स या ऑडियो बुक्स। तो मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए घंटों तक बैठकर वो पढ़ने का काम करता है, लेकिन वास्तविक रूप में किताब हाथ में लेकर वो पढ़ना नहीं चाहता। और इससे क्या हुआ है? बड़ी बेचैन रहती है किताबें। इस बात से किताबों को बड़ा दुख हुआ है और वो हमेशा उदास रहने लगी है कि अब उनका कोई उपयोग नहीं है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि कवि के सपनों में ये किताबें आने लगी है और मानो कहना चाहती है कि हे मनुष्य, क्या तूने हम सभी किताबों को केवल शो के लिए रखा हुआ है क्या अलमारी में? तो जरा बाहर निकाल। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। कदर यानी कीमत या मूल्य, और सेल का अर्थ यहाँ पर है हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो, और दूसरा अर्थ है जो किसी वस्तु को बेचने के लिए जो सेल लगाया जाता है वो भी। मैं दोनों के अर्थ आपको समझाता हूँ। एक जमाना ऐसा था बच्चों, जिससे हम भी गुजर चुके हैं, कि कोई अच्छी किताब अगर हाथ लग गई तो हम खाना पीना तक भूल जाते थे। जरा सोचिए, चाहे कितनी भी सुंदर किताब क्यों न हो, कितना भी ज्ञान उसमें भरा क्यों न हो, लेकिन उसे अगर पाठक ही नहीं मिलता, उसे कोई पढ़ने वाला ही नहीं मिलता, तो उस किताब का क्या महत्व। और ऐसी सुंदर सुंदर किताबें पढ़कर जिनमें मानवता के मूल्य थे, तो किताब पढ़ने के बाद ये मूल्य हमारे अंदर उतर जाया करते थे, और जिसके कारण हमारे परिवार में सुख, शांति, आनंद, इनका अस्तित्व बना रहता था। समझ लीजिए, उस किताब में कोई आदर्श कहानी है पारिवारिक, तो वो कहानी पढ़कर पाठक को ऐसा लगता था कि मेरे परिवार में भी ऐसा ही वातावरण होना चाहिए। और अच्छे संस्कार डालने का काम ये किताबें करती थी, ग्रंथ करते थे। उनके सेल मरा नहीं करते थे। कभी कभी किसी जगह पर किताबों का सेल लगा करता था तो झटके में बहुत सारी किताबें बिक जाती थी, उनकी खपत बहुत ज्यादा थी। और दूसरा अर्थ ये है, सेल यानी हमारे अंदर की कोशिकाएं, वो अगर मर गई तो आदमी भी मरने लगता है या बीमार रहने लगता है। तो एक दौर ऐसा था कि उनके सेल नहीं मरते थे, यानी किताबों का महत्व बना हुआ था। किताब या ग्रंथ के लिए कोई पर्याय नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। अब लोगों का किताब पढ़ना बंद हो गया, कम हो गया, तो किताबों से मिलने वाले जो संस्कार थे, किताबों से मिलने वाला जो मूल्य था, वो अब हमारे परिवार में नजर नहीं आता है। और हो सकता है कि इसी कारण कभी कभी कुछ परिवारों में हमेशा लड़ाई झगड़ा टंटा होता है। आदमी अगर अच्छा ग्रंथ पढ़ लेगा, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेगा, तो उसके घर में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किताबें पढ़कर रिश्ते बनते थे, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनता था। अब उन रिश्तों को क्या हो गया? तो रिश्ते बिखरने लगे हैं। कवि कहते हैं वह सारे उधड़े उधड़े हैं। यहाँ पर भी दो अर्थ है। बहुत ज्यादा कालावधि तक किताबें अगर अलमारी में भी है तो वो उनकी हालत खराब हो रही है, उनकी सिलाई निकल रही है, उसके पन्ने अलग अलग होने लगे हैं, पुस्तकें जीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है, किताबों का दिल टूट चुका है, ये भी उसका दूसरा अर्थ निकलता है। कोई सफा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। सफा यानी पन्ना, सिसकी यानी धीमे धीमे रोने की आवाज। कोई जीर्ण किताब निकालकर अब अगर हम उसे उसका पन्ना पलटाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो कोई किताब रो तो नहीं रही है। जैसे अति पीड़ा के कारण किसी महिला की सिसकी निकलती है, वो रो पड़ती है, उसी तरह मानो किताबें रोने लगी है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज यानी शब्द, मानी यानी तात्पर्य या महत्व या मूल्य। माना कि उन किताब में, उस ग्रंथ में बड़े ही सुंदर सुंदर शब्द है, सुंदर मुहावरे है, कहावतें है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन जब तक कोई पढ़ेगा नहीं, उस ज्ञान के भंडार का फायदा क्या है? कई महत्वपूर्ण शब्द, कई कीमती शब्द मानो गिर पड़े हैं, उनका महत्व जैसे पूरा खत्म हो गया है। कवि ने ऐसी पुस्तकों के लिए बड़ी सुंदर उपमा दी है। कवि आगे कहते हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज।
आपने ऐसा कोई पेड़ देखा होगा कभी जिसके सभी पत्ते टूट चुके हैं, जिसकी बहुत सारी शाखाएं, टहनियां टूट चुकी है, या फिर जिस मनुष्य के दोनों हाथ काट दिए गए हो, वो जैसा नजर आएगा वैसी हालत आजकल इन किताबों की हो गई है। इन किताबों में जो शब्द है मानो इनका कोई अभी अर्थ ही नहीं रहा। ये सारे शब्द जैसे आधारहीन, सारहीन ऐसे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जुबान पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपके गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जुबा यानी हमारी जबान, जायका अर्थात स्वाद, सफा यानी पन्ना। जब हम कंप्यूटर के सामने बैठकर उसके अंदर जो किताब है वो पढ़ते हैं तो जब तक कि हमारी पलक नहीं झपकती यानी कुछ सेकंड के अंदर वो पन्ना पलट जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब हम कोई नई किताब हाथ में लेकर पढ़ा करते थे तो पन्ना पलटते समय एक अजीब से अच्छे स्वाद का अनुभव हमें होता था, क्योंकि हमारी आदत होती है कि कोई पन्ना पलटते समय हम अपने मुंह में उंगली डालकर वो पन्ना पलटते हैं, तो उस पन्ने का एक स्वाद हमारे मुंह में आ जाता था। लेकिन वो बीते दिनों की बात हो गई, क्योंकि आजकल लोगों ने पुस्तक पढ़ना ही बंद कर दिया है। जिसे देखो वो कंप्यूटर पर ही पढ़ता हुआ नजर आता है। और वहाँ क्या है, बस एक क्लिक करो और क्लिक करते ही अगले पन्ने अपने आप खुलते जाते हैं, एक के बाद एक। इसीलिए कवि कहते हैं कि तह ब तह यानी एक के बाद एक, परत दर परत वो सारे पन्ने हमारे सामने खुलते जाते हैं। मुंह में उंगली डालकर उसे गीली करते हुए पन्ना पलटने का अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए वो जायका भी खत्म हो गया है, वो स्वाद खत्म हो गया है। मैंने पहले भी कहा था कि पहले जमाने में हमारा किताबों से एक जाति राब्ता था, यानी एक हमारे व्यक्तिगत संबंध थे। किताबों से बहुत ज्यादा हमें प्यार था। किताबें हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थी। लेकिन इस कंप्यूटर युग ने मानो किताबों और मनुष्यों के बीच जो संबंध था काट दिया है। वो संबंध अभी खत्म हो गए हैं। पुस्तक और मनुष्य के बीच ये जो हमारे संबंध थे वो कितने करीबी थे, इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं आगे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ शारीरिक अवयव का नाम लिया है। हमारी आदत थी कि पीठ के बल पर लेटे लेटे सीने पे किताब रखकर उसे खोलकर हम उसे बड़े आनंद पूर्वक पढ़ा करते थे और उन कहानियों में खो जाया करते थे। कभी अगर बैठे हैं जमीन पर पालथी मारकर, जैसे कोई माँ अपने गोद में अपने बच्चे को लेकर उसे खिलाती पिलाती है बड़े प्यार से, उसी तरह हम कभी पुस्तकों को भी अपनी गोदी में लेकर पढ़ा करते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। रिहल का मतलब होता है एक ऐसा लकड़ी का साधन जिस पर कोई पोथी या कोई ग्रंथ रखकर उसे श्रद्धा पूर्वक पढ़ा जाता है। सूरत यानी रूप। कभी किसी कुर्सी पर या जमीन पर जब हम उकड़ू ऐसे बैठा करते थे तो अपने दोनों घुटनों को ही हम क्या बना लेते थे, रिहल बना लेते थे। हमें किसी अलग रिहल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो अपने ही घुटनों के बीच उस किताब को खोलकर हम उसे पढ़ा करते थे। हमारी और एक अदा थी किताब पढ़ने की। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। जैसे हमारा कोई मुस्लिम भाई नीम सजदा करता है, उसी तरह किताबें भी हम इसी ढंग से पढ़ा करते थे और उस किताब को हम अपना माथा भी टेक देते थे। तो मनुष्य ने किताब पढ़ना बंद कर दिया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसे भविष्य में कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है। कभी कहते हैं वो सारा इल्म यानी ज्ञान तो मिलता रहेगा आइंदा भी, भविष्य में तो हमें और भी ज्ञान मिलता रहेगा, लेकिन उसमें वो मजा नहीं है पहले वाला। कवि ने अगली पंक्तियों में एक मजेदार बात कही है और उतनी ही सच भी है। वो कहते हैं, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। पुराने समय में हमारी एक आदत थी कि हम किताबों में कोई फूल रख देते थे, चाहे वो गुलाब का हो या कोई अन्य जाति का हो, और कुछ समय बाद वो फूल सूख भी जाया करता था, लेकिन सूखने के बावजूद भी उसकी महक कम नहीं होती थी। और फूलों के अलावा हम किताबों में रुक्के यानी कोई चिट्ठी या संदेश पत्र भी लिखा करते थे और उस किताब के बहाने
अपना जो संदेश है मन का, वो अपने किसी व्यक्ति के पास हम पहुंचाया करते थे कि जब वो किताब लेगा, खोलेगा, देखेगा तो वो समझ जाएगा। कई प्रेम कथाओं का जन्म तो केवल किताबों के बहाने हुआ है। कवि इस बात को लेकर आगे कहते हैं, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। ये बात यहाँ पर सही है कि किसी कॉलेज में किसी युवती के हाथों से किताबें छूटकर नीचे गिर जाती थी तो उसी समय वहां से गुजरता हुआ कोई युवक उस किताबों को सहायता की भावना से उठाता हुआ और उस युवती की आंखों में झांकता हुआ अपना प्रेम वो प्रकट करता था और दोनों में प्रेम का रिश्ता बन जाता था। तो किताबों के माध्यम से ये जो रिश्ता बनाने वाला समय है वो गुजर चुका है, ऐसा यहाँ पर कवि का मानना है। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। और इस प्रकार कवि ने यहाँ पर बेहद दुख प्रकट किया है कि ना ही वो रिश्ते अभी बनेंगे और ना ही वो सफा पलटने का आनंद हमें मिलेगा। और इसीलिए किताबें आजकल रूठी हुई है इंसान से और उसकी आंखों से मानो आंसू टपक रहे हैं और सिसकियां निकल रही है जब हम उसका पन्ना पलटने लगते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह कविता समाप्त हो जाती है। बस इस कविता से हमें एक ही सबक लेना चाहिए कि हमें किताबों से पहले वाला रिश्ता बनाना चाहिए। माना कि ये कंप्यूटर युग है, लेकिन किताबें पढ़ने में जो आनंद है वो हम कंप्यूटर द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। उसके कई कारण हैं। जब बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर बंद होगा, जब आप सफर करेंगे तो आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा। कई यात्री बस में या रेल में कई घंटों का सफर किताब पढ़ने से गुजार देते थे और किताब पढ़ने के बाद हम किसी अलग ही दुनिया में विचरण करने लगते हैं। तो किताबें हमें पढ़नी चाहिए, उसमें ज्ञान का भंडार है। डूबती हुई ये जो वाचन संस्कृति है उसे फिर से हमें जीवित करना है और यही इस कविता का सार है, आशय है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करूंगा कि ये कविता आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।